नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवाकर आपका स्वागत करता हूं दृष्टि कॉम्पिटिशन्स के एक नए प्लेटफॉर्म के साथ। और इस प्लेटफॉर्म में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के ऊपर। राजस्थान के भूगोल किस प्रकार से इम्पोर्टेंस रखता है हर एक एग्जामिनेशंस में। कहीं ना कहीं राजस्थान का भूगोल जो है, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंतर्गत कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। परंतु सामान्यतः मैं एक बात कहता हूं आपसे कि राजस्थान के भूगोल को भी समझने के लिए सबसे पहले उसकी एक बेसिक थ्योरी को समझना जरूरी होता है। इसी की शुरुआत दृष्टि कंपटीशन क्लासेस सब कर रहा है। और दृष्टि कंपटीशन क्लासेस के साथ साथ हम लोग अब ज्योग्राफी की हर एक क्लासेस को यहीं पे वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज हम लोग पहले ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो एक बेसिक थ्योरी के ऊपर आधारित है। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक को आप लोग कह सकते हो कि हम एक नॉर्मली रूप से भूगोल की सामान्य जानकारी लेंगे, और वो भी राजस्थान के भूगोल को लेकर। राजस्थान के भूगोल के एक सामान्य परिचय को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। अब सामान्य परिचय आप किसी भी पर्सन का भी ले सकते हो, किसी पैलेस का भी ले सकते हो। सामान्य परिचय के अंतर्गत आप किसी पर्सन से भी बात करते हो तो सबसे पहले आप उसका नॉमिनेशन लेते हो, आप उसे नेम कैंडिडेट करते हो, कहीं ना कहीं उसके नाम की बात करते हो, उसकी स्थिति की बात करते हो, उसकी लोकेशंस की बात करते हो, कहाँ तक उसकी सीमाएं बढ़ी हुई है उसके बारे में बात करते हो, उसकी जितनी भी अन्य जानकारी है इसके बारे में आप बात करते हो। जब भी आपको कोई इंटरव्यू कॉल होता है तो सबसे पहले आपसे बेसिक नीड्स पूछी जाती है, बेसिक चीजें आपकी पूछी जाती है। जैसे कि सबसे पहले मैं सामान्य परिचय के अंतर्गत बात करूं। सामान्य परिचय में हम किसकी बात करेंगे? जो आपसे बात कर रहा है। सबसे पहले हम लोग नामकरण के ऊपर बात कर रहे हैं। किसी भी पर्सन की कहूं, सामान्य स्थिति की बात करूं, किसी भौतिक प्रदेश की बात करूं, सामान्य जानकारी में सबसे पहली चीज उसका नॉमिनेशन, उसका नाम होता है। दूसरी बात करें, आपकी स्थिति क्या है, आपकी स्थिति की हम जानकारी लेंगे। तीसरी बात करें, आपका विस्तार, कहां तक आपका विस्तार फैला हुआ है। और चौथे नंबर पे बात कर रहे हैं सीमाओं के ऊपर। बाकी हम लोग इसके लास्ट पॉइंट पे चलेंगे जब हम इसकी अन्य जानकारी को आप लोगों से साझा करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोगों का, वो एक नामकरण से ऊपर है। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए राजस्थान में सबसे प्राचीनतम नाम कौन सा देखने को मिलता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। बताइए राजस्थान का सबसे नवीनतम जो स्वरूप है, संवैधानिक स्वरूप है, ये अब कब सामने आया था। तो मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। जैसे कि सबसे पहला नाम है सर ब्रह्मवर्त। मैंने सर सबसे पहला नाम आपको लिखा है। अब सर ये वर्ड आपको मिलेगा भारत के भूगोल में भी। भारत को भी ब्रह्मवर्त कहा जाता था, परंतु सर भारत का वो भूभाग जिसे आप वर्तमान में राजस्थान कहते हो, उस भूभाग को इंडिकेट करता है सर ब्रह्मवर्त। आपने नाम सुना हो ऋग वैदिक काल का, ऋग वैदिक काल का। इस ऋग वैदिक कालखंड में हमें इस भूभाग का एक नाम मिलता है, और नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। वहीं पुराणों में आपने नाम सुना हो, रामायण ग्रंथ का नाम सुना हो, वहां पे आपको नाम मिलेगा मरुकांता या मरुकांता। ये भी पुराने नामों में से है। भाई पहला आपने कहा ऋग्वैदिक काल में, तो दूसरा मैंने आप लोगों को बताया है रामायण ग्रंथ। क्या नाम मिल रहा है? मरुकांता। तीसरे नंबर पे चलता हूं मैं आपको, और तीसरे नंबर पे लेके चल रहा हूं बेटा 625 ईस्वी के समय। और 625 ईस्वी के समय एक नाम सामने आया, वो नाम था राजस्थान्यादित्य। आपको याद हो चावड़ा वंश, चावड़ा वंश के द्वारा एक शिलालेख लिखा गया था, बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि खीमच माता मंदिर के यहाँ मिलता है। खीमच माता मंदिर के समीप मिलता है। और सर ये शिलालेख एक और इंपॉर्टेंट चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहते हो सर दास प्रथा का विवरण, दास प्रथा का विवरण जो है वो सर आपको देखने को मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। वहीं पर राजस्थानीय द्वितीय आपको नाम यही देखने को मिलेगा। और आगे चलते हैं,
आपको याद हो आपने नाम सुन रखा हो मोहनोत नैणसी का। और मोहनोत नैणसी हैं एक बुक लिखी थी सर, और मैंने वर्ड फिर से लिखा है सर राजस्थान। और राजस्थान सर लिख रहा हूं मैं 1663 ईस्वी के लिए। सर मोहनोत नैणसी ने एक बुक लिखी थी सर, नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। और इस नैणसीरी ख्यात में इसने सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख किसने किया था, तो किसने किया था, मोहनोत नैणसी ने शब्द का उल्लेख किया था। आगे चलते हैं सर, एक और बार मैं लिखता हूं 5वें नंबर पे सर राजस्थान, फिर से लिख रहा हूं मैं आपके लिए राजस्थान। और इस राजस्थान शब्द का जो यूज है सर, ये हुआ था 1731 ईस्वी में। सर वीरभान जो थे इन्होंने एक बुक लिखी थी सर, राजरूपक। और इस राजरूपक में भी किसका उल्लेख मिलता है, राजस्थान शब्द का। फिर से चलते हैं 6 नंबर पे आपको नाम मिलेगा सर राजपुताना का। सर डेट जो है मैं आपको लेके चलूंगा सर 1800 ईस्वी के समय, और मैं बात कर रहा हूं बेटा जॉर्ज थॉमस की। जॉर्ज थॉमस, आप सभी जानते हैं जॉर्ज थॉमस कौन थे। जॉर्ज थॉमस वह व्यक्ति थे जिन्हें ग्वालियर के शासक का अंग्रेजी कमांडर नियुक्त किया गया था। जॉर्ज थॉमस वो आयरलैंड के निवासी थे जिन्होंने सबसे पहले उल्लेख किया राजपुताना शब्द का, परंतु इसकी पुष्टि इन्होंने नहीं की। तो सर पुष्टि किसने की, तो उनके एक फ्रेंड थे जिन्होंने 1805 ईस्वी में एक बुक लिखी थी सर, और बुक का नाम क्या था, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये बुक लिखी थी इन्होंने, और इन्होंने पुष्टि की थी कि राजपुताना शब्द सबसे पहले उल्लेख करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम जॉर्ज थॉमस था। सर 7वें नंबर पे लेके चलो, तो 7वें नंबर पे आपको नाम फिर से मिलता है सर रायथान और राजस्थान का। 3 नाम आप लोगों को देखने को मिले, और ये तीनों नाम किसने दिए थे सर, आप सभी परिचित हैं सर कर्नल जेम्स टोड से। कर्नल जेम्स टोड से आप सभी परिचित हैं, जिन्हें कहा जाता था घोड़े वाले। सर इनकी बुक्स भी आई थी, 1829 के समय आई थी, 32 के समय आई थी, 38 के समय आई थी। 3 बुक्स थी सर इनकी बुक्स में सर द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान शामिल था। सर इनकी जो पहली बुक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सर इनकी दूसरी बुक थी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया, और इनकी तीसरी बुक थी सर वेस्टर्न इंडिया। और आपको याद हो पर्यटन के क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी भारत की यात्रा इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रही है। अब सर इन्हीं नामों के चलते आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इस शब्द को संवैधानिक मान्यता कब दी गई। अभी सर राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख आपने कहा 1666 ईस्वी में किया था सर, मोहनोत नैणसी के द्वारा किया गया था। 1731 में वीरभान ने राजरूपक में किया था। सर इसके बाद आप लोगों ने राजस्थान कर्नल जेम्स टोड की बात की, पर सर संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो सर संवैधानिक मान्यता की बात करें तो सर 26 जनवरी 1950। और आप एकीकरण के अंतर्गत इस समय पढ़ते हो कि सर छठा चरण चलता होता है, और इस समय राजस्थान शब्द को क्या मिल जाती है, संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। पर सर इस संवैधानिक मान्यता का एकीकरण में और कोई भाग भी है क्या, यस बेटा होगा। ये एकीकरण के छठे चरण की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं एकीकरण का जो दूसरा चरण था आपने बात की है सर 25 मार्च की, आपने बात की है 25 मार्च की। सर इस समय हम लोगों ने एकीकरण का दूसरे चरण के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान संघ
पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से इस राजस्थान शब्द का यूज लिया था। अब सर संवैधानिक मान्यता मिल गई तो मतलब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आ गया? नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब सामने आता है, तो सर 1 नवंबर 1956 को सामने आता है। आपको याद हो इस समय हमारा 26वां जिला बन गया था और जिले का नाम था अजमेर। इट मीन्स इसके पहले जितने जिले थे वो 25 थे, पर सर अभी संभाग भी कितने थे, तो सर 5 ही संभाग थे, 5 ही संभाग थे। आपको सभी को याद होना चाहिए कि सर 25 जिले और 5 संभाग थे। आपसे बात कर सकता है जोधपुर के बारे में, आपसे कह सकता है बीकानेर के बारे में, आपसे कह सकता है कोटा के बारे में, जयपुर के बारे में, 5 संभागों के बारे में आपसे पूछ सकता है। सिर्फ नवीनतम जो संभाग थे, क्योंकि इसी समय आपको एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है सर, वो चीज ये है कि सर जयपुर को संभाग बनाया नहीं था, जयपुर को संभाग से हटा दिया गया था, इसकी जगह अजमेर संभाग बन गया था। और सर जयपुर को बाद में संभाग बना था, मतलब 6वें नंबर के रूप में मान्यता फिर से जयपुर के संभाग के दी गई। सर अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक सी चीज पढ़ी है नाम को लेकर, जबकि दूसरी चीज क्या है सर, सर दूसरी चीज पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थिति को लेकर। अब मैं अगर सर राजस्थान की स्थिति को लेकर चलूं तो सर आप एक चीज देखोगे कि सर राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की जो स्थिति है, वो राजस्थान की स्थिति सर मैं कहीं ना कहीं ग्लोब में भी देखूंगा, कहीं ना कहीं किसमें देखूंगा सर, ग्लोब में भी देखूंगा, कहीं ना कहीं मैं महाद्वीपों के आधार पर भी इसकी व्याख्या करूंगा, और कहीं ना कहीं मैं राजस्थान की बात करूंगा कि राजस्थान भारत में कहाँ है, राजस्थान भारत में किस जगह है। तो सर सबसे पहले अगर मैं ग्लोब की बात करूं तो मैं ग्लोब की जानकारी तो लूंगा पहले कि सर ग्लोब होता क्या है। तो सर आपने एक छोटे से डायग्राम की बात की, हमने ग्लोब की बात की है, और ग्लोब आपने देखा है कि सर इस ग्लोब के अंतर्गत, इस ग्लोब के अंतर्गत फेमस कुछ अक्षांश और देशांतर हम लोगों ने देख रखे हैं। आपने ऐसा समझ भी रखा है कि सर बीच में हम लोग कहते हैं कि सर 0 डिग्री अक्षांश है, आप लोग कहते हो सर नॉर्थ में नॉर्थ पोल है, और सर ऊपर नीचे की साइड क्या कहते हो आप, सर कहते हो सर साउथ पोल है। तो क्या ये सारी चीजें स्टेबल है, तो आप कहोगे नहीं सर ये एक प्रकार की काल्पनिक है। सर काल्पनिक है तो 0 डिग्री को मैंने कैसे बनाया है, इसे नॉर्थ पोल को कैसे सेट किया है, इसे साउथ पोल को मैंने कैसे बनाया है, क्या अक्षांश होते हैं सर। तो अक्षांश क्या होते हैं, तो सर पृथ्वी के मध्य में बने हुए जो कोण होते हैं उन्हें सर अक्षांश कहा जाता है। सर कोण कैसे बनेंगे, तो सर पृथ्वी के भूकेंद्र से बने हुए कोणों को अक्षांश कहा जाता है। गलती से ये मत कर दीजिएगा कि सर पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई रेखाएं अक्षांश है, नहीं सर वो अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी के भूकेंद्र से बना था इसलिए आप लोगों ने कह दिया सर क्या था, सर अक्षांश रेखाएं कह दिया। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सर पृथ्वी के भूकेंद्र से बना हुआ जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को क्या कह रहे हो आप, अक्षांश कह रहे हो। अब सर 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात है, और आपने यही पूछा था कि सर बताइए ये जो नॉर्थ पोल बनाया था आपने, या फिर ये साउथ पोल जो बनाया था ये आपने कैसे बनाया था। तो नॉर्मल सी चीज है, आपने अक्ष का नाम सुना हो, आपने कक्ष का नाम सुना हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने एक्सिस का नाम सुना हो, आपने ऑर्बिट का नाम सुना हो, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकती है, जबकि पृथ्वी अपने कक्ष में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्या कारण है सर, सर अक्ष में झुकने का एक ही कारण है, वायुमंडलीय दबाव। कक्ष में बनने का कारण क्या है कि सर कोई भी आदमी जब भी स्थल पर खड़ा होता है तो 90 डिग्री के कोण पे खड़ा होता है। तो पृथ्वी के पास जब अपना वायुमंडल नहीं था सर तो 90 डिग्री के कोण पे थी, परंतु जैसे ही पृथ्वी ने अपना 23.5 डिग्री झुकाव किया तो बाकी जो कोण बचा था सर वो कितना था, सर 66.5 डिग्री। इसलिए पृथ्वी अपने ऑर्बिट के अंतर्गत, या पृथ्वी जो सूरज का चक्कर लगाती है इसके अंतर्गत आपने देखा 66.5 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है सर, यहाँ अक्ष और कक्ष की बात तो समझ में आ चुकी है।
परंतु सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अभी तक समझ में नहीं आया। आप सभी ने एक स्टार का नाम सुन रखा है, स्टार का नाम है पोलर स्टार। आपने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है सर, ध्रुव तारा, और मैंने एक और तारा बनाया सर, सदर्न क्रॉस। एक तारे का नाम लिया है मैंने सर ध्रुव तारा, पोलर स्टार, और दूसरे तारे का मैंने नाम लिया है सर सदर्न क्रॉस। जब सर ध्रुव तारा नॉर्थ पोल पर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उस जगह मैंने नॉर्थ पोल को इंडिकेट किया है, जबकि जब सदर्न क्रॉस स्टार साउथ पोल की जगह 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उसे मैंने सर साउथ पोल इंडिकेट किया है। सर जैसे जैसे इन सभी तारों का कोण 0 हो गया तो मैंने सर जहां पे इन दोनों का मिलन हुआ उसी जगह क्या बना दिया सर, 0 डिग्री अक्षांश का निर्धारण कर दिया। एटलीस्ट 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक प्रकार की काल्पनिक रेखा का निर्धारण। ठीक है सर, 0 डिग्री का पता लग गया, साउथ पोल का पता लगा, नॉर्थ पोल का पता लगा। क्या हो सर 23.5 और 66.5 का? तो आपको याद हो कि सर ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री ने दो अलग अलग गोलार्ध बना दिए। पहला बना दिया सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा बना दिया सर सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्माण कर दिया। आपको सभी को याद है यहाँ स्थल ज्यादा है तो हमने इसे क्या कह दिया सर इसे स्थल गोलार्ध कह दिया। यहाँ जल ज्यादा है तो मैंने इसे क्या कह दिया सर इसे कह दिया जलीय गोलार्ध। अब सर 23.5 का क्या सीन है? आपने एक रेखा बनाई थी सर 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और मैंने दूसरी जो रेखा बनाई सर 23.5 डिग्री साउथ, मतलब हम सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर से मैंने एक रेखा बना ली सर 66.5 डिग्री नॉर्थ और सर 66.5 डिग्री साउथ। क्यों सर? अक्ष में 23.5 डिग्री झुकने के कारण, कक्ष में 66.5 डिग्री का कोण बनने के कारण 23.5 और 66.5 ही बनाई गई। वरना सर हम तो सामान्यतः 23 भी बना सकते थे, 66 भी बना सकते थे, 65 भी बनाई जा सकती थी, पर अक्ष और कक्ष के कारण हमने कौन सी रेखाएं बनाई सर 23.5 और 66.5 ही बनाई। इन्हें भी आपने नाम दिया, जैसे कि सर कर्क रेखा, सर कैंसर लाइन आपने कहा सर कैप्रिकॉर्न, सर मकर रेखा कहा आपने, सर कहा द लाइन ऑफ आर्कटिक, और आपने कहा सर द लाइन ऑफ अंटार्कटिका, और आपने अंटार्कटिक रेखा का चित्रण कर दिया। अब सर यही सारी चीजें आप लोग कहाँ देखेंगे सर? आप लोग देखेंगे इस ग्लोब, क्योंकि हम लोग ग्लोब की बात कर रहे थे। सर इस ग्लोब में जानकारी लेने से पहले ये भी याद होना चाहिए कि राजस्थान जो है वो अपने अक्षांश और देशांतर कहाँ तक फैला के रखता है। सर राजस्थान की बात करूं तो मैं सर 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू करूंगा और सर 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्थ तक राजस्थान को लेके जाऊंगा। सर मैं देशांतर की बात करूं तो देशांतर में सर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से चालू करूंगा और सर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का फैलाव रखूंगा। सर इससे एक चीज पता लग रही है कि अक्षांश सर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और देशांतर किसमें है सर पूर्वी गोलार्ध में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। सर इसी को यही बना देते हैं सर 23.03 एन का मतलब सर ऊपर की साइड 23 डिग्री 03 एन के बाद सर 30-12 एन, सर इसको भी यही बना दिया 30 डिग्री 12 मिनट एन, 30 डिग्री 12 मिनट एन। इट मीन्स एक चीज समझ में आ गई सर कि नदर्न हेमिस्फीयर में अक्षांश के आधार पर राजस्थान है, जबकि सर देशांतर रेखाएं क्या है सर? वे रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिला देती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला देती है सर देशांतर रेखाएं। सर इस देशांतर रेखा में 0 डिग्री देशांतर सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि सर पूर्वी गोलार्ध भी बनाती है और क्या बनाती है सर? पश्चिमी गोलार्ध भी बनाती है। सर पूर्वी गोलार्ध तो सर ईस्ट ले लेंगे। अब सर क्या है 69 डिग्री 30 मिनट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए सर 69 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट। दूसरा क्या है सर 78 डिग्री 17 मिनट, सर ये दूसरा लिख दिया मैंने 78 डिग्री और 17 मिनट ईस्ट। अब आपको सभी को पता लगी कि राजस्थान की लोकेशन कहाँ है। सर ये जो बॉक्स बना है यही किसे इंडिकेट कर रहा है सर? राजस्थान को इंडिकेट कर रहा है। अब आप क्या कहोगे कि राजस्थान कहाँ है? तो गलती से भी ये ना कहना कि सर राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो कहाँ है सर फिर राजस्थान?
आप क्या कहोगे सर? अक्षांश के आधार पर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि सर देशांतर के आधार पर राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। अर्थात ग्लोब में राजस्थान की स्थिति उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में बनती है, उत्तर पूर्व में नहीं है। कहाँ है? उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में इसकी स्थिति बन रही है। चलिए सर ठीक है, इसकी बात होती है। अब सर बात करते हैं सर महाद्वीपों के आधार पर। अब आपको सभी को याद है कि सर मैं महाद्वीप की बात करूं तो सर महाद्वीपों में तो हम लोग किसका भाग है सर? सबसे बड़े महाद्वीप का भाग है। और महाद्वीप कौन सा है सर? एशिया महाद्वीप। सर इस एशिया महाद्वीप में भी हम लोग दक्षिणी एशियाई समूह या दक्षिणी एशियाई देशों के भाग में शामिल है सर। सर आपने नाम सुना हो, इनका समूह भी है सर, शार्क है, इनका समूह शार्क कहलाता है। इन्हीं में हम लोग शामिल है सर, दक्षिणी एशियाई देशों में। इट मीन सर राजस्थान भी कहाँ पे आएगा सर? दक्षिणी एशिया में। पर अगर मैं दिशा के आधार पर देखूं, अगर इस एशिया मैप में मैं दिशा के आधार पर देखूं तो राजस्थान की स्थिति दिशा में कहाँ पे बनती है? तो सर दक्षिण पश्चिम दिशा में। एशिया महाद्वीप में भी कहाँ बनती है सर? दक्षिण पश्चिम में। जबकि अगर मैं भौतिक स्वरूप में देखूं तो कहाँ बनती है सर? सर दक्षिणी एशियाई देशों में, भारत शामिल है, वहां इसकी स्थिति देखने को मिलेगी। सर नेक्स्ट आता है स्थिति में भारत। और भारत की मैं बात करें तो आपने सबने भारत का मैप देख रखा होगा, आप सभी इस मैप से परिचित हैं। अब आप एक चीज देखोगे कि सर भारत में हम लोग जो बात करेंगे वो दिशाओं के आधार पे होगी। भारत में जो आप लोग देखोगे वो दिशाओं के आधार पर बात होगी। सर राजस्थान, और मैंने आप लोगों के लिए दिशाएं भी बनाई है। सर ऊपर आपको मिलेगी उत्तर, यहां मिलेगी आपको पूर्व, यहां मिलेगी आपको दक्षिण, और यहां मिलेगी आपको पश्चिम। आप क्या बताओगे कि राजस्थान किस दिशा में स्थित है? आप सबसे पहले एक चीज करोगे कि सर मैं इसे क्रॉसिंग कर दूंगा और मैं लिख दूंगा सर राजस्थान उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है। और ऑप्शन में ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है सर ऑप्शन में उत्तर पूर्व हो, उत्तर पूर्व में आप जा नहीं सकते हो ऑप्शन में दक्षिण पूर्व जा सकते हो, दक्षिण पश्चिम हो, आपकी इच्छा आप यहां भी जा सकते हो। परंतु अगर सर ये नाम ही नहीं हो, ये तो नाम हो सर ईशान दिशा, नाम हो सर आग्नेय दिशा, नाम हो सर नैऋत्य दिशा, और नाम हो सर वायव्य दिशा। अब आप कहां जाएंगे? चारों ऑप्शन में तो एक तो इंडिकेट करना पड़ेगा। सर अभी इसको हम पेंडिंग में छोड़ देते। सर ईशान दिशा, ईशान का मतलब क्या है सर? सर आपने एक चीज पढ़ी थी अभी जस्ट, उत्तर दिशा में हमने एक स्टार पढ़ा था, स्टार का नाम था ध्रुव तारा, सबसे ज्यादा प्रकाश देने वाला तारा। सर दूसरा आपने एक चीज पढ़ी थी, सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा से होता है, और जितने भी हिंदू देव देवताओं के मंदिर होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं सर? पूरब में। मतलब दोनों प्रकाश से संबंध रखती है, और इसीलिए हमने दिशा का नाम भी क्या लिखा है सर? ईशान लिखा है। आगे चलते हैं सर, नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण। आप सभी को बेसिक नॉलेज याद हो कि सर सूर्य जब अपसौर और उपसौर की क्रिया करता है, जब सूर्य अपसौर और उपसौर की क्रिया करता है, अपसौर का मतलब सूरज पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पे होता है, उपसौर का मतलब सबसे ज्यादा पास होता है। सबसे ज्यादा पास कहाँ होता है? तो सर दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में पास आया तो सर कैसी दी? गर्मी ज्यादा दी। और पूरब दिशा में मंदिर भी क्या है सर? एक एनर्जी का सोर्स माने जाते हैं, और इसी वजह से सर जो आग से ताल्लुक रखता है वो दिशा कौन सी बना दी सर? मैंने बना दी दक्षिण पूरब। दक्षिण पश्चिम के लिए भी एक नाम दिया, नाम क्या था सर? सर नैऋत्य दिशा। परंतु सर मुझे तो याद कौन सी करनी है सर? वायव्य याद करनी। क्यों करनी है सर वायव्य याद? आपको एक चीज और याद हो, हमारे यहाँ की सबसे फेमस विंड या वायु है लू।
क्या एक बात बताओ मुझे, क्या यहाँ मुंबई में चलती है क्या लू? तमिलनाडु में चलती हो? आंध्र प्रदेश में चलती हो? पश्चिमी बंगाल में चलती हो? अरुणाचल प्रदेश में चलती हो? लू चलती कहाँ है? कि सर पश्चिमी राजस्थान में चलती है। पश्चिमी राजस्थान से शुरू होती है, बिहार के सासाराम तक जाती है सर। मतलब सर क्या है, एक वायु है, और वायु से आप क्या याद रख सकते हो सर? वायव्य याद रख सकते हो। इसमें राजस्थान कहाँ पे है सर? सर वायव्य दिशा में स्थित है। अब और आगे चलें सर, हम लोगों ने राजस्थान की स्थिति की भी बात कर ली। अब आता है सर राजस्थान का विस्तार। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर आपका राजस्थान का विस्तार। अब इस विस्तार के बारे में जो बात करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन से करेंगे। अभी तक आपको सिर्फ समझना क्या है, राजस्थान के नामकरण के बारे में, राजस्थान की स्थिति के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के विस्तार के बारे में। तब तक के लिए आपको सभी को राधे राधे। आप सभी को हैव ए नाइस डे।